तो ये सिमिली तो हो नहीं सकता, बिकॉज़ सिमिली मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको लाइक यहाँ पे एस लाज़मी मिलेगा, सो सिमिली तो नहीं है। अगर हम पर्सनिफिकेशन को कहें, सो पर्सनिफिकेशन हम कहते हैं कि लिविंग थिंग की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो किसको देना? वो नॉन लिविंग को देना। सो यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं बयान की गई। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएनएस टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 8 अक्टूबर 2025 को डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। सो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू इज which law states that equal volumes of gases under same conditions contain equal number of molecules। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, जो है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ के स्टेटमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिस तरह यहाँ पर कहा जा रहा है अंडर द सेम कंडीशंस। अंडर द सेम कंडीशंस मींस कि यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर होगा एंड जो आपका प्रेशर होगा, ये दोनों क्या होंगे? दीज बोथ विल बी कांस्टेंट। सो एवोगाड्रो लॉ हमें कहता ही यही है, जब आप किसी सिस्टम में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट रखते हो, तो उस टाइम पर जो गैसेस का वॉल्यूम होगा, इट विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा बॉयल्स लॉ भी ज़रूरी है, चार्ल्स लॉ भी ज़रूरी है। सो बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता है? बॉयल्स लॉ में सबसे पहले आप कांस्टेंट फैक्टर को समझिएगा। बॉयल्स लॉ में जो कांस्टेंट फैक्टर है वो टेम्परेचर है। सो आप ऐसे लिख सकते हो बीटी। बॉयल्स लॉ को कैसे याद रखोगे? बीटी क्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ा होगा। बीटी यानी अगर बॉयल्स लॉ होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पर इसका जो स्टेटमेंट है क्या है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम कम होते जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शन कहते ही उस कंडीशन को है जब आप एक चीज को बढ़ाते हो तो दूसरा चीज ऑटोमेटिकली कम होता है। इसके अलावा अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें, तो चार्ल्स लॉ को आप सिंपली सीपी से याद कर सकते हो। चार्ल्स लॉ में जो आपका प्रेशर होगा ये कांस्टेंट रहेगा, और जो वॉल्यूम होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। या फिर जो चार्ल्स लॉ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई C। नंबर 2 इज क्यूमीन प्रोसेस गिव्स फिनोल एंड। तो ये प्रोसेस हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं और ये आपके पेपर में बार बार रिपीट हो रहा है। क्यूमीन प्रोसेस ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम बेसिकली करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, बट इसमें जो एसीटोन होता है ये एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है। सो जितने भी कंपनीज फिनॉल बनाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्यूमीन, इसमें जो मेन प्रोडक्ट होगा, जो मेन रिएक्टेंट होगा, सॉरी, वो क्यूमीन होगा। सो उनको एज अ बाई प्रोडक्ट एसीटोन भी मिलता है। इसमें सबसे पहले आप क्या करो, बेंजीन को पिक करोगे, प्लस इसको आप प्रोपीन के साथ ट्रीट करोगे। कार्बन कार्बन के दरमियान जब डबल बॉन्ड आ जाए तो इट रिप्रेजेंट्स प्रोपीन या फिर अल्कीन। और प्रोपीन ही चूंकि, तो आप यहाँ पर कितने बॉन्ड्स, कितने कार्बन्स होंगे? 3 कार्बन्स होंगे। तो आप बेंजीन को प्रोपीन के साथ ट्रीट करते हो, तो इससे सबसे पहले बन जाता है क्यूमीन। फिर आप इस क्यूमीन को क्या करेंगे? इस क्यूमीन की आप करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कर लेंगे, इससे बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जब बन जाएगा, फिर आप उस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की करेंगे डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन से कौन कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे? एक आ जाएगा फिनॉल एंड द सेकंड विल बी एसीटोन। क्यू नंबर 3 इज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स इट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम उस सेल को कहते हैं जो एक्सटर्नल एनर्जी को यूज करता है। क्यों यूज करता है? ताकि किसी कोई रिएक्शन हो सके। सपोज करा मैंने कहा ये कोई एक्सटर्नल एक इलेक्ट्रोलाइट सेल है और इसको आपने यहाँ से बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये पॉजिटिव के साथ या नेगेटिव के साथ। सो ये जो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मिलेगा ना, इसको एनर्जी इसलिए ज़रूरी होती है, इसलिए रिक्वायर्ड होती है ताकि ये क्या करे, किसी रिएक्शन को परफॉर्म करे। और जो आपको ऑक्सीडेशन होगा, ये आपने याद रखना है कि हमेशा होगा एनोड के ऊपर। एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज। और अगर सपोज करिए स्टेटमेंट उल्टा होता, आपसे रिडक्शन के बारे में पूछ लिया जाता कि रिडक्शन कौन से पॉइंट पर होगा, तो रिडक्शन पर होता कैथोड पर। कैथोड पर कौन सा चार्ज है? कैथोड पर आपको मिलता है नेगेटिव चार्ज। नंबर 4 इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वोट। क्यू नंबर 5 इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन NaClO3।
सो इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लिखवा देता हूँ। सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है न्यूट्रली वो +1 है। एक ऑक्सीजन पर होता है -2। सो कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, सो ये आ जाएगा -6। सो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा +1 प्लस एक्स। एक्स कहाँ से आया? चूंकि हमने यहाँ पर क्लोरीन को फाइंड आउट करना है, सो उसकी जगह मैंने लिख दिया एक्स। प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा -6। तो अब इसको हम ब्रैकेट से निकाल लेंगे, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1 + x - 6 = 0। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये इस तरीके से था ना। सो प्लस इंटू माइनस, तो हो जाएगा माइनस। सो अगर हम यहाँ पर क्या करें, ये -6 है, ये +1 है। सो अगर इसको हम आपस में माइनस कर ले, देखिए 6 से 1 आप माइनस कर सकते हो ना। सो ये आ जाएगा x - 5। मैंने माइनस क्यों लगाया? 6 तो बड़ा नंबर है, आप कहेंगे सर 1 माइनस करेंगे तो +5 आएगा, बट ये +5 नहीं आएगा। +5 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने रूल्स पढ़े हुए हैं कि जब आप बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हो, सो बड़े नंबर के सामने जो भी साइन होगा आपने हमेशा वो लगाना होता। सो ये हो जाएगा -5 = 0। हमने चूंकि क्लोरीन एक्स क्या है, एक एक्स यहाँ पर आपका क्लोरीन है, सो 5 को दूसरे साइड पर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x = +5। सो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है NaClO3 में वो क्या है? वो है +5। एंड स्क्यू नंबर 6 इज हेमोफीलिया इज अ ब्लैंक डिजीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। इट इज़ अ 6 लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। सो हम जान लेते हैं कि हेमोफीलिया होता क्या है। हेमोफीलिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जिस बंदे को हेमोफीलिया हुआ होता है, उसका जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं कर पाता। अब ब्लड क्लॉट क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज ब्लड में आपको मिलते हैं प्लेटलेट्स मिलते हैं, या फिर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स है वो नहीं बनते। तो दैट्स वाइज बंदे का जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं कर पाता। अगर आप इसको थोड़ा सा भी कट लगाते हो जिस्म के किसी भी हिस्से पर, तो उसका ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं कर पाता। इसे हम हेमोफीलिया कहते हैं। और हेमोफीलिया को हम 6 लिंक क्यों कहते हैं? बिकॉज ये देखिए एक डिसऑर्डर है ना, और इसका जो जीन है, जीन्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। सो एक्स कौन सा क्रोमोसोम है? दिस इज योर सेक्स क्रोमोसोम। जो फीमेल में एक्स एक्स है और मेल में एक्स वाई है। तो देखिए मेल में भी एक्स है और फीमेल में 2x है। सो ज्यादातर जो फीमेल्स होती है, दीज आर द कैरियर्स। और ये जो एक्स होते हैं ना, ये ज्यादातर इस डिजीज को कॉज करते हैं। अगर आप सपोज करें कि हेमोफीलिया ज्यादातर किस में पाया जाता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मेल में पाया जाएगा और कम से कम ये फीमेल में। एंड स्क्यू नंबर 7 इज अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी हैज ब्लैंक। अब हमने ये बताना है अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी है। देखिए ब्लड ग्रुप्स कौन से हैं? ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया एंड ओ हो गया। सो दीज आर योर ब्लड ग्रुप्स। अब यहाँ पर हमने एंटीजन बताना है। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उस पर कौन सा एंटीजन होगा? तो जब भी आपको ए बी ब्लड ग्रुप दिया जाए, तो इस पर बहुत एंटीजन होंगे। मैं लिख लूंगा ए और बी, डैश करूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा? एंटीजन होंगे। सो ए बी पर दोनों एंटीजन होंगे। अगर हम बी की बात करें तो बी पर बी एंटीजन होगा, और अगर ए की बात करें तो इस पर ए एंटीजन होगा। तो यहाँ पर ए बी है, तो इस पर बहुत ए एंटी होंगे। यहाँ पर असल खेल जो है वो एंटीबॉडीज का। मैं ओ का भी बता देता हूँ। ओ पर जो है इस पर कोई भी एंटीजन नहीं होता। अब मैंने क्यों कहा कि सही खेल जो है वो एंटीबॉडीज का है? देखिए एंटीजन फॉरेन पार्टिकल है, और हमारी बॉडीज का जो मुदाफ़ाती निज़ाम है उसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या करेंगे? इसके खिलाफ अपने सेल्स बनाएंगे। जिसका ब्लड ग्रुप ए था, जिस पर एंटीजन ए था, इसके कौन से एंटीबॉडीज होंगे? इसके होंगे एंटीबॉडीज बी। जिसका ब्लड ग्रुप बी था, इसके एंटीबॉडीज कौन से होंगे? वो होंगे ए। अगर हम ए बी की बात करें तो इस पर 9 एंटीबॉडीज होंगे, और ए ओ पर जो है वो दोनों एंटीबॉडीज होंगी। एमसीक्यू नंबर 8 इज द एक्चुअल जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो आई थिंक सो ये प्रीवियस एक वीडियो में भी रिपीट हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप होता है, वो ऑर्गेनिज्म कितने जीन से बना है, वो मैंने पहले भी बताया था। अगर आप किसी ह्यूमन को उठाते हो और उसके एक सेल को उठाते हो, सेल के अंदर आपको मिलता है न्यूक्लियस। पर अगर आप न्यूक्लियस को खोलते हो तो इसमें आपको मिलता है डीएनए। अब ये जो डीएनए है ये बना होता है जीन से। तो अगर हम इस जीन को इंटरनली स्टडी कर रहे हैं, इसमें जितने जीन्स है, तो इसको हम नाम देते हैं जीनोटाइप का। अब आपको पता है कि किसी इंसान का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है वो जीन्स की वजह से होते हैं। तो ये जो जीन्स आपको एक्सटर्नल अपीयरेंस देते हैं, इसको हम नाम देते हैं फिनोटाइप। स्क्यू नंबर 9 इज इफ अ मेल इज एक्स वाई
एंड अ फीमेल इज XX, द चांस ऑफ अ मेल चाइल्ड इज। सर तो वैसे हमारे सोसाइटीज़ में बहुत कॉमन है और ऐसा नहीं करना चाहिए। बिलीव इन मी, मैं जब भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला अगर मुझे औलाद दे ना तो वो लड़कियाँ, बिकॉज़ आप जो बच्चियाँ होती है वो अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि वो रहमत है। अब अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि बेटियाँ रहमत है। और जब हमारे माहौल में पता नहीं हम कौन से माहौल में रह रहे हैं, कौन से एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जब किसी फीमेल की बच्ची हो जाती है, लड़की होती है, तो सबसे पहले सास, वो बेचारी को बड़ा मसला होता है, वो उदास हो जाती है। फिर उसके बाद उसके हस्बैंड को मसला होता है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो मेन किरदार अदा कर रहा है तो मेल है। भाई मेल के पास XY क्रोमोसोम है। अगर मेल से वाई क्रोमोसोम जाएगा, तो यहाँ से फीमेल का एक एक्स आएगा, तो XY मेल है। अब तुम्हारा ही वाई क्रोमोसोम जो वाई जीन है वो फीमेल के एक्स के साथ मिक्स नहीं हो रहा, तो उसमें इसका क्या कसूर है? बिकॉज देखिए फ्रेंड्स, आपने देख पढ़ा हुआ है जो आपके 6 क्रोमोसोम है XY एंड XX, आपको पता है कि ये हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मीन इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो हाफ होंगे। चूंकि हम इंसानों में 46 क्रोमोसोम है, सो एक XY में 23 क्रोमोसोम होते हैं। सो सपोज करें X मेल से आ गया और यहाँ से X फीमेल से आ गया, क्योंकि फीमेल के पास दोनों X क्रोमोसोम है, तो ये क्या होगी? ये लड़की होंगी। अब तुमने लड़का पैदा करना है, चूंकि तुम लड़की को ब्लेम करते हो, तो भाई फिर तुम वाई बेचो। अगर तुम्हारे हाथ में तुम वाई को बेचते हो, तुम वाई को कहो जाओ भाई X के साथ मिक्स्ड हो जाओ, तो फिर मेल बनेगा। तो अब यहाँ पर देखिए XY है, सो X भी 50% होगा, Y भी 50% होगा। कैसे 50% होगा? अगर X चला गया तो फीमेल है, अगर Y चला गया तो भी फीमेल है। यहाँ पर मेल चाइल्ड का जो आपको परसेंटेज मिलेगा, इट विल बी 50%। क्यों नंबर 10 इज विच वर्ड इज एन इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले इंटरजेक्शन को समझ लेते हैं। इंटरजेक्शन में हमारे पास ऐसी स्पीच होती हैं जो किसी सेंटेंस में आपके इमोशंस को शो करे। इमोशंस मीन आप खुश हो, आप उदास हो, इसको शो करे। तो ऐसे वर्ड को, ऐसे स्पीच को हम कहते हैं कि ये क्या है? दीज आर इंटरजेक्शन। सपोज करें हम कहते हैं हुर्रा, वी हैव वन द मैच। तो हुर्रा यहाँ पर क्या है? दिस इज योर इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन के बारे में स्टूडेंट्स हमेशा ये बात याद रखनी है कि इसके बाद आपको ये वाला लाइन लाजमी नजर आएगा, ठीक है? ये अब इसको पता नहीं क्या कहते हैं, डोंट नो। अब यहाँ पर देखिए, वाओ, दिस इज योर एंटरटेनमेंट। स्क्रीन नंबर 11 इज द अपोजिट ऑफ क्रूअल। सो एक होता है अपोजिट, या फिर अपोजिट की जगह आपके एग्जाम में एंटोनिम भी दिया जा सकता है। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? उलट अल्फाज या फिर मुतज़ाद अल्फाज। यानी मैं जॉब को लफ्ज़ दूंगा, आपने उसका उलट बोलना। अगर मैं कहूँ मॉर्निंग, तो आप मुझे कहें नाइट या फिर इवनिंग। सो इस तरीके से क्रूअल कहते हैं जालिम को। और इसका हमारे पास जो एंटोनिम है, जो अपोजिट वर्ड है, वो है काइंड। इसके अलावा अगर आपसे सिनोनिम्स के बारे में पूछ लिया जाता है, सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स आपके होते हैं मुतरादिफ अल्फाज। सो क्रूअल के जो आपके सिनोनिम्स मिलते हैं, द फर्स्ट वन इज योर हार्श, द सेकंड वन इज ब्रूटल, द थर्ड वन इज अनकाइंड, एंड द फोर्थ वन इज मर्सिलेस। एंड स्किल नंबर 12 इज लाइफ इज अ जर्नी, दिस इज एंड। सो ये सिमिली तो हो नहीं सकता, बिकॉज सिमिली मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको लाइक या पे एस लाजमी मिलेगा। सो सिमिली तो नहीं है। अगर हम पर्सोनिफिकेशन को कहें, सो पर्सोनिफिकेशन हम कहते हैं कि लिविंग थिंग की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसको देना? वो नॉन लिविंग को देना। सो यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं बयान की गई। हाइपरबोल भी नहीं है। हाइपरबोल मैंने आपको बताया हुआ था, जिस तरह मैंने कहा था पढ़ो, मैं अब 3 दफ़ा कहता हूँ, तो उसके बाद मैं कहूँगा कि बेटा मैंने आपको 1000 दफ़ा कहा, 100 दफ़ा कहा, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो। सो दिस इज़ हाइपरबोल। सो ये क्या है? दिस इज़ मेटाफोर। मेटाफोर में हम 2 चीज़ों को, यानी उनकी जो हवाला होता है एक दूसरे को देते हैं, बट यहाँ पर आपको लाइक और एज ये नहीं मिलेगा। मीन ये क्या है? ये सिमिली के बिल्कुल अपोजिट। स्किल नंबर 13 इज ही हैज बीन वेटिंग ब्लैंक 2 आवर्स। अब यहाँ पर मेन जो कंफ्यूजन है वो होती है सेंस में। सेंस कब यूज़ करें, फॉर कब यूज़ करें। तो जब आपको स्पेसिफिक ड्यूरेशन दी गई हो, जिस तरह यहाँ पर 2 आवर्स दिया गया है, यहाँ पे अगर यहाँ पर दिया जाता 2 वीक्स, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फॉर। और अगर हमें स्पेसिफिक ड्यूरेशन ना दी गई हो, हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया हो, जिस तरह अगर मैं कहता द क्लास हैज़ बीन स्टार्टिंग ब्लैंक 8 o'clock, तो फिर वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। चूँकि यहाँ पर हमें स्पेसिफिक ड्यूरेशन दिया गया है,
दैट्स व्हाई हम यहाँ पर 4 यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज़ अ ट्रेन इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 मिनट्स? सो एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। इट्स मीन्स वो 60 किलोमीटर्स कितने मिनट्स में कवर कर रहा है? 60 मिनट्स में कवर कर रहा है। अब हमने बताना है कि वो 15 मिनट्स में कितना कवर करेगा। सो एक तो मैंने फार्मूला बताया हुआ है कि डिस्टेंस हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर होता है। तो अगर कोई एमसीक्यूज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया जाए तो वहाँ पर आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए 60 किलोमीटर कितने में कवर कर रहा है? 60 मिनट्स में। अब अगर मैं आपको कहूँ कि वो 30 किलोमीटर कितने में कवर करेगा, मैंने देखा डिस्टेंस को भी हाफ कर दिया ना, तो टाइम भी हाफ हो जाएगा। सो वो हो जाएगा 30 मिनट्स में। अब देखिए 30 को भी हाफ कर ले, 30 मिनट्स को हाफ कर ले, सो ये हो जाएगा 15 मिनट्स। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 15 किलोमीटर का। या हम उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 60 को मल्टीप्लाई कर ले 1/4 के साथ। 1/4 के साथ मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज जो 15 मिनट्स है, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ एन आवर। एक घंटे में चूंकि 60 मिनट्स होते हैं, तो 15 फोर्स आर 60। 60 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, 60 4 से डिवाइड कर ले, सो ये हो जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 15 इज इफ यस्टरडे वाज संडे टुमारो विल बी। तो यस्टरडे हम कहते हैं गुजरा हुआ दिन, जो दिन एक दफ़ा गुजर जाए। जिस तरह का 7 अक्टूबर था, सो हमारा गुजरा हुआ दिन होगा। अब टुमारो कहते हैं आने वाला दिन। सो देखिए यस्टरडे क्या था? वो संडे था। टुडे हमारा क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। और टुमारो हमारा हो जाएगा ट्यूसडे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। स्क्यू नंबर 16 इज 90% ऑफ 90। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएं जहां पर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम हो, तो जस्ट 0 को 0 के साथ कैंसिल करके 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया करे, सो 81 आएगा। इसके अलावा जितने भी नंबर सेम थे, चाहे वो 30% ऑफ 30 हो, 40% ऑफ 40 हो, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है 80% ऑफ 90। ये भी बार बार पूछा जाता है। तो परसेंट किस चीज़ के बराबर है? 1/100 के बराबर है। सो 80 को अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 80 आएगा। सो हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई विथ 90। सो कटिंग कर ले, 0 इज 0, ये 0, ये 0, 8 9s are 7। Number 17 is if a projectile is fired at 30 angle and another at 60 angle with same velocity, their ranges are। सो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ये तो मैं आपको बार बार ये कहानियाँ सुना चुका हूँ। अब हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं और हम ये प्रूफ करते हैं कि अगर एक प्रोजेक्टाइल उसको 30 डिग्री एंगल पर फायर किया गया है और दूसरे को 60 डिग्री पर फायर किया गया है, इसके रेंज क्या होंगे? वो सेम होंगे, वो इक्वल होंगे, वो क्या होंगे? सो इनके जो रेंज होंगे, दीज विल बी इक्वल। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल था जिसे फायर किया गया था किस चीज़ के ऊपर? 30 डिग्री के ऊपर। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? रिएक्शन लिख लेंगे कि जो आपके प्रोजेक्टाइल का रेंज होता है, जो यहाँ पर बात की जा रही है कि इसका रेंज क्या होगा। सो जो रेंज होता है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन साइन 2 थीटा। दिस इज द फॉर्मूला। और हम या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आर है, जो रेंज है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। तो ये हो गया इक्वेशन, ये आपने याद रखना है, ये आपने भूलना नहीं है। अब फर्स्ट नंबर को देख ले कि जो आपका रेंज है कितने है? 30 है। सो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विथ 30 डिग्री, सो हो जाएगा 60 डिग्री। सेकंड को देख लीजिएगा, 60 डिग्री दिया गया है ना, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विथ 60 डिग्री, ये साइन 60 आएगा। ठीक है, तो 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, सो ये आएगा 120 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए का क्या आया? ऑप्शन ए का आया 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ओके, और ऑप्शन जो हमारा सेकंड एंगल था उसका आया 120 डिग्री। सो आपको पता है कि जो साइन 60 है ना, ये किसके बराबर होता है? हमारे पास साइन 120 के बराबर होता है। सो दैट्स व्हाई मैंने कहा है क्या होंगे ये। क्यू नंबर 18 इज डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। सो मोमेंटम का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, वो है P इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई वी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। अब मेस का जो हमारे पास डायमेंशन है वो क्या है? वो सिंपल है, m मल्टीप्लाई कर लेंगे। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? वो है एल टी माइनस वन। सो m और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो ये हो जाएगा m एल टी माइनस वन। और बाज़ औक़ात ये जो ऊपर पावर होते हैं ना, ये भी मेंशन किए होते हैं पेपर में, से इसमें कंफ्यूज ना होइएगा।
+1 और ये +1 हो जाएगा, n+1 l+1 और t-1। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन किधर है? ये है ऑप्शन बी में। एंड स्क्यू नंबर 19 इज अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन डिस्प्लेस अ बॉडी बाय 5 मीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फोर्स द वर्क डन इज। सो वर्क हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय, ये आपने लगाना है एस मल्टीप्लाई विथ कॉस थीटा। फोर्स कितना है? फोर्स है 50 न्यूटन, मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 के साथ, मल्टीप्लाई कर लेंगे कोस 60 के साथ। तो इससे क्या आ जाएगा? द आंसर विल बी 125 जॉल्स। सो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। मौसम चेंज हो रहा है, सो अपने बुज़ुर्गों का खास कर ख्याल रखिएगा। सर्दी लगती है, बर्दाश्त नहीं कर सकते, सो उनका लाजमी ख्याल रखिएगा। सेकेंडली, बच्चों का भी ध्यान रखिएगा। मौसम चेंज हो रहा है, सो फ्रिज का पानी बंद कर दे और नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो यूज़ किया करें, ताकि आप बाद में बड़े बीमारियों से बच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।